students, very warm good evening to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to talk about that is crystal field theory, that is CFT, which is given by Hans Bethe और Van Vleck. बच्चे अगर हम बात करें CFT कब आई, जब VBT में कुछ लिमिटेशंस दिखाई दी. VBT थ्योरी वैसे तो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर को, उनके हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, बट स्टिल हमने बहुत सारी एक्सेप्शंस वहाँ पर डिस्कस की कि जो VBT थी वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर को, या वी कैन से उनके जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी. सिमिलरली VBT जो थी वो कलर के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करती थी कि जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इनके अंदर जो कलर आता है उसका क्या रीज़न है, व्हाई दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स. ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर को ढंग से एक्सप्लेन नहीं करती थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को. तो इस तरीके से जो CFT आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो जो लिमिटेशंस रखी गई थी या छोड़ी गई थी किसके द्वारा, VBT के द्वारा, उनको रिमूव करती है एंड गिवन बाय हैंस बैथे एंड वेन ब्लैक. तो बच्चे लेट मी डिस्कस अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और फिर उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, फिर मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिस्कस करती है, वी कैन से अगेन मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों शो करते हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है. तो मुझे अगर हम बात करें पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट इट इज अप्लाइड ऑन आयनिक सॉलिड्स. पहले इसको आयनिक सॉलिड पर अप्लाई किया गया था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर अप्लाई किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो लेट मी डिस्कस द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी. पोस्टुलेट्स, मुझे पहला पोस्टुलेट कहता है कि इन्होंने, इस थ्योरी ने लिगेंड्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया. इन्होंने कहा लिगेंड्स या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं. जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं इनको इन्होंने कहा दैट इज पॉइंट चार्जेस, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स थे उनको इन्होंने कहा पॉइंट डाइपोल. तो पहला पोस्टुलेट है, इट डिवाइड लिगेंड्स इनटू टू टाइप्स. कौन से? पहला, लिगेंड्स कैन बी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, ठीक है, या फिर न्यूट्रल लिगेंड. इन्होंने कहा जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं इनको पॉइंट चार्जेस बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस, और इनको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल. जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और मेटल होता है, यानी कि पॉइंट चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है या जो इंटरेक्शन होता है वो होता है आयन आयन इंटरेक्शन. आयन इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड. क्योंकि लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज है, मेटल आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन हुई वो क्या हुई, आयन इंटरेक्शन. लेकिन यहाँ पर जो इंटरेक्शन है उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द पॉइंट डाइपोल, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड. और सेकंड पोस्टुलेट आप ये बोल सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो इन केस ऑफ, सीधा मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ, इन्होंने कहा कि जो मेटल है उसमें और जो न्यूट्रल चार्ज लिगेंड है, जैसे ये हमारा हो गया NH3 न्यूट्रल है, हमें मालूम है इस पर स्लाइटली नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला, पॉइंट डाइपोल. इसको क्या बोला, दैट इज कॉल्ड डाइपोल. तो उन्होंने कहा कि जो मेटल और इसके बीच में बॉन्ड होगा वो किसकी तरफ से होगा, जिस स्पेसिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वहाँ से मेटल के बीच में बॉन्ड होगा. और अगर मैं बात करूँ जैसे Cl नेगेटिव, ये क्या करेगा, N किसी भी मेटल कैटायन की तरफ नेगेटिवली चार्ज. तो पॉइंट चार्जिंग में आप लिख सकते हैं Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, जो भी लिगेंड्स होते हैं. इसमें आप लिख सकते हैं जैसे H2O है, अमोनिया है, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड, CO है, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड. तो ये न्यूट्रल है, ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट डाइपोल है. इन्होंने कहा कि मेटल के बीच में और पॉइंट डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज पॉइंट डाइपोल या आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, आयन इंटरेक्शन. ठीक है ना. तो ये दो तरीके की इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिली. और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट कंसीडर्ड, देखिए जब हमने VBT पढ़ी थी तो हमने कहा था कि VBT क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की
मतलब आप उसको कह सकते हो कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मीन्स वो क्या कंसीडर करती है कि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड होता है वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट ये कंसीडर करती है कि जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट नहीं होता। इट कंसीडर दैट द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द सराउंडिंग लिगेंड इज प्योरली आयोनिक। इट कंसीडर दैट द बॉन्ड बिटवीन central metal atom and ion is purely ionic। मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो प्योरली आयोनिक होते हैं। कैसे नहीं होते हैं वो, ठीक है, बॉन्ड कैसे होते हैं, प्योरली आयोनिक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। दीज आर द सेकंड पोस्टुलेट। नाउ लेट वी मूव ऑन द थर्ड पोस्टुलेट, व्हाट इज स्टेट अबाउट द डीजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल। देखिए बच्चे, इस पोस्टुलेट को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, हमें मालूम है डी के अंदर 5 आप बोल सकते हो dxy, dyz, dxz, dx2, y2, dz2 ये ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, यानी कि जब भी आप डी ऑर्बिटल बनाते हैं वो आप ऐसे बनाते हैं, मीन्स सेम लेवल पर पुट करते हैं dxy, dyz, dxz, dx2 माइनस y2 एंड dz2, और हम कहते हैं कि ये क्या है, डीजेनरेट है। किसके, मेटल आयन के। जब मेटल प्योर मेटल होता है या मेटल आयन आप बोल सकते हो, वो उसके सभी के सभी जो डी होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मीन्स ऑल द डी ऑर्बिटल दे हैव सेम एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्योर मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम जिसको लिगेंड्स ने सराउंड करना है। अब ये मेटल आयन है और लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, इसको चारों तरफ से सराउंड करना ऐसे शुरू कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से, लाइक दिस, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब ये लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगी, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये कंसीडर किया जाता है कि अगर ये सभी लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को सिमेट्रिकली सराउंड करते हैं, चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस से आते हैं, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर की जाती है कि ये जो डी है उनकी सबकी एनर्जी इक्वली बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी भी कि सारे के सारे डी को जो लिगेंड्स आते हैं वो सिमेट्रिकली सराउंड करें, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर की जाती है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम को सभी लिगेंड सिमेट्रिकली सराउंड करेंगे तो सभी के सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उस एनर्जी स्टेट को हम हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले वो हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ वापिस डी ऑर्बिटल, ये था हमारा डी, जिसमें हमने कहा हमारे 5 डी हैं। हमने कहा एक सिचुएशन अराइज होती है कब, जब सभी के सभी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम स्फेरिकली चारों तरफ से एक ही तरीके से आते हैं, तो ये एक हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट कंसीडर की जाती है, एनर्जी स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है। और ये कब है, व्हेन ऑल द लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम या आयन सिमेट्रिकली, ठीक है, या स्फेरिकली, ठीक है। मतलब एक ही सभी लिगेंड्स इक्वल डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो हमने कहा एक एवरेज एनर्जी स्टेट हमने कंसीडर की, एवरेज एनर्जी स्टेट जो एक्चुअली में दिस इज एनर्जी, मतलब इनसे ज़्यादा एनर्जी तो इसकी है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हमें मालूम है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, मतलब कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, और हमें मालूम है ये 6 के 6 लिगेंड कभी भी इक्वल डिस्टेंस से या स्फेरिकली तो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड नहीं कर सकते। इट्स मीन दैट यहाँ पर जो सराउंडिंग होगी वो स्फेरिकल नहीं होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चे ये देखा गया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये जो डीजेनरेसी होती है, किसकी डीजेनरेसी, 5d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी टूट जाती है, और ये d ऑर्बिटल इस तरीके से टूट जाता है कि 3 जो dxy
डी वाई जेड डी एक्स जेड होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जो दो ऑर्बिटल है कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर ये जो एनर्जी स्टेट है हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट, जिसपे हमने कहा कि दोनों की एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी कंसीडर की गई है और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर की गई है। इस सेंटर को बैरी सेंटर बोलते हैं। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर। मीन्स बैरी सेंटर से डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की एनर्जी डिक्रीज हो गई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज हो गई। इस एनर्जी स्टेट को T2G बोलते हैं और इस एनर्जी स्टेट को EG बोलते हैं। जहां पर ये जो G वर्ड है इसका मतलब होता है जीरो, इसका मीनिंग क्या होता है, जीरो, ठीक है। और जीरो का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो, ठीक है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, जीरो एंड जीरो क्या होता है, कभी फिर बात करेंगे वरना इसमें हम काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अभी आप ये बोल सकते हो कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब करने से पहले एक्चुअली में हमें पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। अभी हमने कहा कि 3 की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं T2G, 2 की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं EG, और ये जो टोटल एनर्जी डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट या 10dQ। यहाँ पर जो ये O वर्ड है या O सब्सक्रिप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये जो एनर्जी घटती है यानी कि इतनी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, इतनी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब ये इतनी एनर्जी से क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज, और ये इतनी एनर्जी से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज, ठीक है। तो टोटल 5 में से ये 3/5 डेल्टा नोट से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इसकी एनर्जी 2/5 डेल्टा नोट से डिक्रीज हो जाती है। आप चाहे तो नेगेटिव साइन और इधर पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हैं। इसकी एनर्जी इतनी बढ़ गई और इसकी एनर्जी इतनी घट गई, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0.4 एंड दैट विल कम आउट टू बी 0.6। तो आप 0.6 डेल्टा नोट और 0.4 डेल्टा नोट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको 6dQ और इसको 4dQ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारा का सारा डिफरेंस है इसको बच्चे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्या होती है उसको थोड़े से देर के बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें कि जब लिगेंड्स क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं स्फेरिकली, तो एनर्जी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर गई जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इक्वली बढ़ जाती है, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें एनर्जी इनसे ज़्यादा है। लेकिन जब क्योंकि सभी के सभी लिगेंड्स ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सिमेट्रिकली सराउंड करें, तो लिगेंड्स क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकली सराउंड करते हैं, मतलब कहीं से आ रहे हैं कहीं से नहीं आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ रहे हैं, तो उसके कारण इन 3 की एनर्जी घट गई, इन 2 की एनर्जी बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसा अभी हम डिस्कस करेंगे। और इस सेंटर को बेरी सेंटर, और इसको क्या बोलते हैं, इस पूरी एनर्जी को डेल्टा नोट या 10dQ, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जहाँ पर O इट इज यूज्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए अगर मैं टोटल यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो इनकी एनर्जी -4 और इनकी एनर्जी +4 हुई है, मतलब बढ़ी है और घटी है। ये है स्टेबलाइजेशन एनर्जी और ये है डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ताकि हमें ये स्प्लिटिंग अच्छे से समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस अकर, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अगर हम बात करें जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप्स की बात करते हैं, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये x, ये y एक्सिस है, तो ये हो गया हमारा dxy, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये है dxy, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि ये yz है, तो मैं कह दूंगी कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव dyz, ठीक है। अगर मैं कह दूं dxy dyz dxz, ये है हमारा x एक्सिस, ये है z एक्सिस, इनके बीच में जो ऑर्बिटल बना ये हमारा क्या हो गया, dxz, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये जो dxy dyz dxz ये लाई करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये 3 ऑर्बिटल ये कहाँ पर लाई करते हैं, दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करते, यहाँ पर लाई नहीं करते हैं,
इन बिटवीन एक्सिस आप देख रहे हैं ये इन बिटवीन एक्सिस लाई करते हैं। और जो डी ऑर्बिटल होते हैं डी, इनमें अगर आप देख रहे हो जो अपोजिट लोब होते हैं दे हैव सेम साइन, या ये भी बोल सकते हैं अपोजिट लोब्स आर इन सेम फेज। ठीक है, तो इनका सेम साइन होता है, इनका सेम साइन होता है। ठीक है, इसीलिए जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो जीरेड भी होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एक्चुअली में बेटा जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन ये जो 3 होते हैं ये होते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, 3 नहीं, इनफैक्ट डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई। तो अगर आप डी एक्स वाई को बनाएंगे तो हम डी एक्स वाई ऐसे बनाते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 4 जो होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट, नो सॉरी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डी ऑर्बिटल 4। ठीक है, 2 ऑर्बिटल और होते हैं डी में, वो कौन से? देखिए, एक होता है ये z, ये x, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल होता है जेड वाई, डी जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये भी ऑन द एक्सिस लाई करता है, ये भी ऑन द एक्सिस लाई करता है, जबकि ये 3 इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। लेकिन ये जो 2 ऑर्बिटल थे बच्चे, ये डिपेंडेंट ऑर्बिटल्स हैं। कैसे ऑर्बिटल हैं? डिपेंडेंट ऑर्बिटल। इसीलिए ये दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वेव्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर देती हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ ऐसे था एक, दूसरा भी ऐसे था, और ये जब आपस में ओवरलैप करें तो इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग हुई, तो जिसके कारण इन दोनों से मिलकर एक ऑर्बिटल बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। जब ये चारों मिले, यानी कि अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए 2 डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमें ऑब्जेक्ट होता है। तो ये नेगेटिव लोब्स हैं एक्स वाई की, ये साइड वाली, और ये इसका जो है एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हो कि बढ़ गया। तो ये जो हमारा डी जेड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, डी जेड स्क्वायर। ये जो डी जेड स्क्वायर बनता है ये डाउन नट शेप का बनता है। तो ये 2 डिपेंडेंट डी ऑर्बिटल मिलकर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट डी ऑर्बिटल मिलकर डी जेड स्क्वायर बनाते हैं। तो अब बेसिकली हम 5 पढ़ते हैं, इन दोनों की जगह ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 ऑर्बिटल हुए, इनमें से ये 3 इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं और ये 2 ऑन द एक्सिस लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारे समझने के लिए यहाँ से सफिशिएंट, इसीलिए मैंने ये डी ऑर्बिटल ड्रॉ किए थे, इन बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। अब आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है। लेट मी ड्रॉ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और फिर वहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से जब लिगेंड्स इन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड की तरफ अप्रोच करते हैं तो क्यों 3 की एनर्जी घट जाती है और 2 की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो देखिए, जब आप एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैं ऐसे एक कंसीडर करती हूँ लाइक दिस, कि यहाँ पर एक लिगेंड है, यहाँ पर एक लिगेंड है, यहाँ पर एक लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ पर है। ठीक है, हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लाइक दिस। अगर मैं चाहूँ तो 2 लिगेंड और यहाँ पर एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस पे यहाँ पर ड्रॉ किए। ये है हमारा जेड एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और चलिए ये है हमारा एक्स एक्सिस लाइक दिस। ठीक है, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस पर और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, मतलब ताकि आपको लगे कि एक्चुअल में आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ किया है लाइक दिस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 लिगेंड्स हमारे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब बच्चे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे मीन्स एक लिगेंड को मैं यहाँ से बना रही हूँ, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लिगेंड यहाँ से एंड अनदर वन लिगेंड यहाँ से आ रहा है। तो ये टोटल 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर आप ध्यान देंगे जो हमारा डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर होता है वो ऐसे होता है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस लाई करता है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो डी एक्स वाई स्क्वायर में लिगेंड्स डायरेक्टली इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से अप्रोच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। बच्चे जब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं
तो बहुत सारे फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन एंड रिपल्शन अराइज करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जितना ज्यादा इनके बीच में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होगा, लिगेंड्स उतना ही सेंट्रल मेटल एटम की तरफ खींचे चले जाएंगे। मोर द अट्रैक्शन द लिगेंड्स विल अप्रोच टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, उतना ही पास चला जाएगा। देखिए जब ये इसके पास चला जाएगा तो देखिए दूसरे टाइप के फोर्सेज ऑफ रिपल्शन अराइज होंगे। किसमें? फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। ये तो सीधी सी बात है कि जब ये इसको अपने पास बुलाएगा तो ये पास चला जाएगा, लेकिन जब ये पास गया तो इसका जो डी है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम में अगर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू करेगा? रिपेल। उसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। और देखिए तीसरे फोर्सेज ऑफ रिपल्शन भी अराइज होंगे। बेटा वो कौन से फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है? देखिए ये हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम था, ये लिगेंड्स जब दूर थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे यहाँ पर, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम ने यहाँ पास बुला लिया, ये लिगेंड्स एक दूसरे के पास आ गए, और क्योंकि लिगेंड्स के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे जो फोर्सेज ऑफ रिपल्शन अराइज होंगे वो किसके कारण होंगे? लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण भी रिपल्शन अराइज होंगे। तो बच्चे मोर द अट्रैक्शन मोर विल बी द रिपल्शन, और उस रिपल्शन के कारण ये लिगेंड्स पहले पास आते हैं लेकिन फिर दूर हटके खड़े हो जाते हैं, और इतने डिस्टेंस पर खड़े हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल, है ना, जहाँ पर क्या हो? रिपल्शन मिनिमम और स्टेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। समझ आ रही बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, और सिमेट्रिकल रिपल्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर लिगेंड्स अगर सिमेट्रिकली रिपेल करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ रिपल्शन रहेगा। इसीलिए दो प्लेन होते हैं, एक ये वाला प्लेन जिसमें 4 लिगेंड होते हैं, और एक ये वाला प्लेन जिसमें 2 लिगेंड होते हैं। हम ऑलरेडी 11th क्लास में वेस्पर थ्योरी जब पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं, तो ये बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 लिगेंड एक प्लेन में और 2 ऊपर और नीचे होते हैं ना, 2 प्लेन में। तो इसीलिए तो आप देखिए ये हमारा dxy है, dxy में ये लिगेंड्स डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब dx2y2 में मैक्सिमम रिपल्शन लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, क्योंकि लिगेंड्स बिल्कुल डायरेक्ट dxy की तरफ से आ रहे हैं, तो इसकी एनर्जी क्या हुई? हाइयर हुई। सिमिलरली अगर मैं dz2 की बात करूँ, देखिए dz2 कहाँ पर होता है? dz2 होता है यहाँ पर, ये दिस इज dz2, ये वाला। तो अब लिगेंड यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो इसका मतलब dz2 भी क्या कर रहा है? डायरेक्टली लिगेंड्स की तरफ है, यानी कि लिगेंड्स डायरेक्टली dz2 की तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी एनर्जी भी क्या होगी? इसका भी रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा, और रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस रिपल्शन के कारण बढ़ जाएगी, और इस रिपल्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के कारण ये क्या हो जाएंगे? इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो स्प्लिट करके TeG में चले जाएंगे। ठीक है ना। और मुझे अगर मैं इसी में बात करूँ, देखिए dxy कहाँ पर लाई करेगा? देखिए dxy में यहाँ पर एक लाई करके दिखा रही हूँ। देखिए ये और ये, हालांकि मुझे अलग अलग डायग्राम्स बनाने चाहिए थे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा dxy। अगर मैं इसको dxy मान रही हूँ तो देखिए लिगेंड्स तो यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये इससे दूर है ना, उतना पास नहीं है जितना ये तो डायरेक्टली इंटरेक्शन में है, लेकिन ये क्या इससे दूर है। तो जो dxy, dyz, dxz वो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, और लिगेंड्स डायरेक्टली उनकी तरफ नहीं आते हैं, इसीलिए उनका रिपल्शन जो है इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि dx2 y2 और dz2 का रिपल्शन होता है, क्योंकि डायरेक्टली लिगेंड्स उनकी तरफ से ही आते हैं।
इसलिए 2 की एनर्जी बढ़ जाती है और 3 की एनर्जी क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन से थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है और डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल टूट जाती है, यानी कि डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी सेट में टूट जाता है। एक को हमने बोला T2G हैविंग लोअर एनर्जी और दूसरे को हमने बोला EG हैविंग हायर एनर्जी, जहां पर G का मतलब है जीरेड का मतलब होता है ऐसा ऑर्बिटल जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो, या आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं सिंपली आपको बताऊं SPDF में से S में से SP D और F में से S जीरेड होते हैं, P अनजीरेड, D जीरेड होते हैं और F जो होते हैं वो अनजीरेड होते हैं। तो GU गूगू से आप याद रख सकते हैं कि S जो होते हैं वो जीरेड, P अनजीरेड, D जीरेड और जो F होते हैं वो अनजीरेड ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके का रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करें व्हाट इज CFSE। CFSE क्या है, ठीक है, या व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो पहले इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करें तो मुझे क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब है जो डी ऑर्बिटल है उसको 2 एनर्जी सेट्स में तोड़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसका मतलब द सेपरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू 2 एनर्जी स्टेट्स। कौन सी 2 एनर्जी स्टेट? T2G एंड EG इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है ना, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोला जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें व्हाट इज CFSE। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों ही बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो बच्चे क्या है ये, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी स्टेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड CFSE। मतलब ये जो हमारा इस तरीके से टूट गया T2G एंड EG में, ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा नोट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी states of d orbital is called CFSE. It is represented by delta node. It is represented by delta node, जहाँ पर नोट जो है एक्चुअली में वो नोट नहीं है, वो octahedral O है। This represent the crystal field splitting in the octahedral complexes. तो बच्चे this is the basic concept of this is the basic concept of CFT crystal field। जो हमारी थ्योरी थी वो ये सब बातें बोलती है। अभी मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की डिस्कशन की है। लेट मी स्टार्ट द splitting of d orbital into 2 different energy states, that is T2 and E in case of coordination number 4। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स कैसा हो, ऑक्टाहेड्रल ना हो, अगर कॉम्प्लेक्स कैसा हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो किस तरीके से डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग अराइज होती है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट दिस केस। तो ये एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। और देखिए एक बात और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, देखिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा वीक लिगेंड होगा उतनी ही ये, यानी कि अगर मैं बोलूँ अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देगा, यानी कि ये डेल्टा नोट ज़्यादा होता है। और अगर लिगेंड वीक हुआ तो ये स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स causes greater repulsion and hence CFSE is more। ठीक है ना, stronger the ligand more will be the splitting of the orbital into T2G and EG। ठीक है, and another weak field जो ligand होते हैं, weak field ligand या weak ligands causes lesser splitting in comparison to the
स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड, मीन्स ये कम हो गई, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इसी बात को एक्सप्लेन किया गया इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC। मतलब जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एक ऐसी सीरीज है जिसमें लिगेंड्स रखे गए हैं किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर टू पोजेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जहां पर पहले वीकर फील्ड लिगेंड्स, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड की तरफ हम अप्रोच करते हैं। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड, और राइट हैंड साइड पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कोज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो उसको भी डिस्कस करेंगे, CFSC को कैसे याद करना है उसकी भी बात करेंगे। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको करने से पहले लेट मी डिस्कस if coordination number is 4, यानी कि in case of octahedral complexes, splitting of orbitals, d orbital in tetrahedral field, in tetrahedral field। तो बच्चे हम इसको इस तरीके से देखिए डिस्कस करते हैं कि अगर मैं किसी टेट्राहेड्रल की बात करूं तो उस टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा सा ढंग से बना देती हूँ। ढंग से तो अभी भी नहीं बना, लेकिन चलिए, मतलब हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे लिगेंड है, इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पे लिगेंड है, इसको हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे था तो यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे लिगेंड है। तो बच्चे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये लिगेंड, ये है लिगेंड, ये और ये टेट्राहेड्रली, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ से ये 4 लिगेंड इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक्सिस की, तो ये हमारा देखिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, मैंने कहा लिगेंड्स तो कहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ पे, और ये हमारे एक्सिस है। देखिए अगर मैं बात करूँ dx² y² की या dz² की, देखिए ये होगा हमारा dz², dx² y² यहाँ पर लाई करेगा। इसका मतलब dx² y² और dz² की तरफ से लिगेंड्स नहीं आ रहे हैं। देखिए ये हमारा dz, यहाँ से कोई लिगेंड नहीं आ रहा, लिगेंड तो यहाँ से आ रहा है। ये हमारा dx² y² लिगेंड यहाँ से भी नहीं आ रहा, लिगेंड यहाँ से भी नहीं आ रहा, लिगेंड या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से आ रहा है। टेट्राहेड्रली सोच कर देखिए, इसका मतलब dx² y² जो है वो उनकी तरफ से लिगेंड डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं। अब आप dx² y² के बजाय dxy dz dxz को देखिए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं dxy को बनाने की कोशिश करूँ तो लाइक कि यहाँ पर कुछ dxy यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो बच्चे यहाँ पर dxy dyz dxz में भी लिगेंड्स डायरेक्टली ऑर्बिटल की तरफ से नहीं आते। इसका मतलब नन ऑफ द d ऑर्बिटल्स फेसेस लिगेंड्स डायरेक्टली। किसी भी d ऑर्बिटल में लिगेंड्स डायरेक्टली आते नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं है, जैसे वहाँ पर हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में देखा था। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग हम जो देखेंगे वो किसके बेसिस पर देखेंगे कि कौन से d ऑर्बिटल के पास लिगेंड्स ज़्यादा पास आ रहे हैं, कौन से d ऑर्बिटल के पास लिगेंड्स का डिस्टेंस कम है। तो मुझे ये माना गया कि जो dxy dyz नोट माना गया, एक्चुअली ऐसा होता है dxy dyz dxz, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इनसे जो लिगेंड का डिस्टेंस है वो होता है कितना, मोस्ट प्रोबेबली कंसीडर किया गया l/2, जहाँ पर लेंथ क्या है, l क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब मीन्स, और अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके 0.5 के अप्रोक्सीमेट आया। और जब बात करेंगे किसकी, dx² y² एंड dz² की, इन ऑर्बिटल से जो लिगेंड है उनका जो डिस्टेंस होता है दैट इज √2/2l, ठीक है। और ये जब कैलकुलेट किया गया दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 7.1। इट्स मीन दैट अगर मैं इनमें से और इनमें से रिपल्शन की बात करूँ या डिस्टेंस की बात करूँ, इनका डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू दिस वन। इसका मतलब ये वाले ऑर्बिटल क्या करेंगे, दे फेसेस मोर रिपल्शन इन कंपैरिजन टू दीज ऑर्बिटल। इसलिए T2G EG के केस में, सॉरी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, पहली बात देखिए बच्चे, एक तो टेट्राहेड्रल के केसेस में
ऑक्टाहेड्रल से नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है। वहां पर जो लिगेंड्स होते हैं वो कितने लिगेंड्स थे 6, यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं वो कितने हैं 4, मीन्स कितने हैं 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। देखिए 3 to the 4 मीन्स यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ligands are 2/3 of octahedral complexes। नंबर ऑफ लिगेंड्स भी कम है, octahedral complexes से 2/3 है ना। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स आर 2/3 ऑफ द octahedral complexes, क्योंकि वहां पर 6 थे और यहाँ पर 4 है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो कम होगा, जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी, कितने कम 2/3 कम होगी किससे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि यहाँ पर कोई भी लिगेंड किसी भी डी ऑर्बिटल के डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिटल लिगेंड से ज़्यादा पास है, किनका डिस्टेंस ज़्यादा पास है। तो ये देखा गया कि इन तीनों का डिस्टेंस इतना होता है, मतलब ये L/2 दूरी पर होते हैं। यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ द क्यूब ऑफ द, ये जो हमने क्यूब लिया हुआ है इसकी लेंथ है, और ये जो होता है ये 2/2 L होता है, ये कैलकुलेट करके इतना आता है। तो इसीलिए ये जो 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और ये जो 2 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में क्या ड्रॉ करूँ बच्चे, CFP का डायग्राम यूज करूँ या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो यहाँ पर हमारी D है, dxy dz, ये है हमारी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें सबकी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वली इंक्रीज होती है, और ये है हमारी थर्ड एनर्जी स्टेट जिसमें हमारा T2 और ये है हमारा दैट इज E, ठीक है, सॉरी ये है E और ये है T2, मतलब किसकी dx² - y² और dz² की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, dxy dyz dxz की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डेल्टा टी, जहाँ पर टी रिप्रेजेंट करता है किसको, टेट्राहेड्रल को, और ये वही है CFSC, यहाँ पर ये वही है बैरी सेंटर। और सेम अब देखिए एनर्जी कैसे चेंज होगी, ये कितनी एनर्जी से 0.4 एनर्जी से क्या हो रहा है इंक्रीज, और ये कितनी से 0.6 एनर्जी से क्या हो रहा है डिक्रीज, मतलब ये है 0.4 डेल्टा नॉट डेल्टा टी और ये क्या है 0.6 डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये टोटल मिलाकर कितनी हो गई 1, और अगर मैं DQ में बात करूं तो ये हो गई 6 DQ, ये कितनी हो गई 4 DQ। तो ये इतने से स्टेबलाइज और ये इतनी एनर्जी से क्या हो गया डीस्टेबलाइज। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक तो हम यहाँ पर G वर्ड यूज नहीं करते, Z वर्ड यूज नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है, इसलिए Z वर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। हालांकि कुछ बुक में अभी भी लिखा होता है, बट प्रोबेबली ये E और ये क्या होता है T2 होता है। और ये वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये वही हमारा D है और ये क्या है ये एनर्जी है, ठीक है। इससे यहाँ पर इंक्रीज हुई हाइपोथेटिकल एनर्जी, जहाँ पर हमने कहा ये क्या है एवरेज एनर्जी स्टेट है, ये भी एवरेज एनर्जी स्टेट है। इतनी से डिक्रीज इतनी से इंक्रीज, यानी कि इस एनर्जी पर बैरी सेंटर पर दोनों की एनर्जी क्या होती है सेम होती है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग आती है किसके केस में टेट्राहेड्रल फील्ड के कॉम्प्लेक्सेस में। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें जो डेल्टा टी है दैट विल कम आउट टू बी 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। तो ये रिलेशन भी हमने याद रखनी है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लेसर देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मींस इसकी कितनी 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एनर्जी काफ़ी कम होती है। देखिए ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा टी जो है वो हमने कहा कि 2/3 ऑफ डेल्टा नॉट होती है। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसलिए स्प्लिटिंग भी इतनी होती है और इतना ही डिस्टेंस के कारण इनके अंदर स्प्लिटिंग आ जाती है। तो इनको जो कैलकुलेट किया जाता है तो दैट विल कम आउट टू बी 4 में डेल्टा नॉट। तो ये रिलेशन याद रखना है। ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं मुझे। तो डेल्टा टी जो है 4/9 डेल्टा नॉट मीन्स crystal field splitting in case of tetrahedral complexes is low in comparison to the crystal field splitting in octahedral complexes। ये कम होती है और ये क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चे ये हुआ हमारी बेसिक्स या पोस्टुलेट्स ऑफ CFST। तो इसके बाद ये पोस्टुलेट एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ये कंसेप्ट आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे कि आप इसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, किसके केस में, इन केस ऑफ
CFT ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, और किस तरीके से आप कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ये वेरियस टाइप के कलर शो करते हैं। तो ये दो बातें याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और ये सब चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।